अस्सलाम वालेकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफ़े में मैं हूँ आपकी होस्ट डॉक्टर रूपा और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, एफएसजे, शकील चौधरी साहब, बब्बू राना और आज के शो में हमें स्पेशली जॉइन किया है समा टीवी के सीनियर एनालिस्ट जुल्फ़िकार अली महतू साहब ने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम तो अस्सलाम। वी वेलकम यू इन द शो। थैंक यू वेरी मच। सर, आज के शो में भी हम बात करेंगे सैलाब की तबाहकारियों के बारे में ये और जुल्फ़कार भाई को देखते ही मुझे अंदाज़ा हो गया था क्योंकि ही इज़ वन ऑफ द सीनियर मोस्ट वाटर स्पेशलिस्ट नॉट इन पाकिस्तान बट इन साउथ एशिया। और इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुना जाना चाहिए। जी, हमारी ट्रेजेडी ये है कि हम उन्हें सुनते हैं जिन्हें हरगिज़ नहीं सुना जाना चाहिए और उन्हें बिल्कुल नहीं सुनते जिन्हें बहुत ज़्यादा सुना जाना। हमारे यहाँ तासुर ये है कि उर्दू जर्नलिज्म में स्पेशलाइजेशन नहीं है, तो मुझे जुल्फ़िकार साहब से मिलकर बड़ी खुशी हो रही है कि इन्होंने इतनी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन कर रखी है इस इशू में। जुल्फ़िकार साहब, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक जनरल इस वक्त क्या सूरत हाल है सैलाब की या किस हद तक हमें नुकसान हो चुका है? देखिए जो पिछले 30 साल हैं जो मुल्क में इस वक्त बारिशें हुई हैं, सिंध में, बलूचिस्तान में, पंजाब में, केपी में, वो कोई 30 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। और रिकॉर्ड इस तरह से टूटा है कि मैं आपको ज़रा फिगर बता दूं कि 130.8 मिलीमीटर जो है वो हमारी एवरेज है बारिशों की पिछले 30 साल में। जी। तो इस साल जो हुई है वो 375.4 यानी 187% ज़्यादा पाकिस्तान में। और जो तबाही हुई है बलूचिस्तान में और केपी में उसका भी हाल सुन लें कि जो सिंध की एवरेज है वो 120 मिलीमीटर है, वहाँ पे हुई है 690 मिलीमीटर, यानी 476% अजाफी है। इस तरह बलूचिस्तान को देखें तो वहाँ 59 की एवरेज है, 59 मिलीमीटर पर एनम की एवरेज है, वहाँ पे हुई है 298, तो ये 404% का इजाफा है। इस तरह से आप देखें अगर पंजाब को तो 213 यहाँ की एवरेज है, यहाँ पे 411, 93% इजाफा। तो ये वो अनयूजुअल सूरत हाल है जिसका पाकिस्तान में किसी को भी अंदाज़ा नहीं था, ना कोई प्लानिंग थी, ना किसी ने सोचा था और ना किसी का इस तरफ ध्यान गया है। तो जनरली इसका नतीजा क्या निकला है, ये जो बड़ी बारिशें हुई हैं कि कोई 3.5 करोड़ के करीब पाकिस्तान की पॉपुलेशन अफेक्ट हुई है। पाकिस्तान के और केपी जेके के और गिलगित बल्तिस्तान को अगर शामिल करें तो 160 ज़िलों में से 116 ज़िले इस वक्त फ्लड में है, यानी 73% ऑफ द पाकिस्तान इस वक्त इस मुसीबत में, इस इब्तला में और इस प्रॉब्लम में है। और इसका अंदाज़ा आप इस तरह से लगाएं कि 1000 के करीब जो है वो लोग जो हैं वो इसमें फौत हुए हैं और 350 बच्चे हैं। 350 बच्चे जिस मुल्क में सैलाब से मर जाए ओए तो क्या पाकिस्तान के सारे लोगों को नहीं मर जाना चाहिए साथ? क्या आप उनको बचा नहीं सके? वजह क्या है, बुनियादी वजह क्या है महतू साहब? ये वजह जो है मतलब ना, है कि हमने कुछ सद्देबाब क्यों नहीं किया, कोई पेशबंदी क्यों नहीं की? हमें दो चीज़ों का पता था, एक तो क्लाइमेटिक चेंज, दूसरा ये जो बदतीनत बिजनेसमैन है जिसने जगह जगह नेचर को चैलेंज कर रखा है, क्या हुकूमतें इससे सरफे नज़र करती रही हैं? देखिए ये मैं आपको ताज़ा तीन मिसाल देता हूँ कि 2018 में एक ये जो गवर्नमेंट गई थी मुस्लिम लीग नून की, तो उनके जाने से पहले उन्होंने एक पाकिस्तान में एक एक्शन प्लान बनाया फ्लड प्रोटेक्शन का। वो 18 से लेके अब 23 तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन का कहीं नामो निशान नहीं, अभी वो अप्रूवल स्टेजेस पे चल रहा है। तो उसके अंदर हमने कोई डैम्स बनाने थे छोटे, मतलब बलूचिस्तान में कोई 130 डैम छोटे बनने थे जिसने इन रोदकोइयों को, इन जो पहाड़ी नाले हैं इनको कंट्रोल करना था। छोटे छोटे डैम्स के अंदर पानी को रख के फिर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से उसका अखराज करना था और फिर लोगों ने इससे बच जाना था। और बहुत हद तक देखें उसके ऊपर काम ही नहीं हुआ। कुछ काम नहीं हुआ। मेरा ख्याल है PC1 की हद तक रुका होगा वो मामला। PC1 भी बना है और PC1 के बाद उसकी अप्रूवल स्टेजेस पे ही वो ख़त्म हो गया, यानी 4 साल PSDP जिसको पाकिस्तान पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम कहते हैं फेडरल का, उसके अंदर किसी ने उसको देखा तक नहीं। अभी 2022-23 में इस गवर्नमेंट ने आके उसको अभी डाला है और उसके अंदर पैसे रखे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये प्लानिंग और फिर उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन और फिर नीयत सबसे बड़ी बात कि मुझे नहीं समझ आती कि इस वक्त जो पॉलिटिकल सूरत हाल है कि एक दूसरे के खिलाफ पर्चे कराओ, जहाँ जहाँ जिसकी हुकूमत है वो अपने मुखालफ के खिलाफ पर्चे दे रहा है और उसको अंदर करने के चक्कर में अब इसके ऊपर सारे कह रहे हैं जी कि हमने अभी फेडरल गवर्नमेंट कह रही थी कि हमने 28 अरब रुपए की एक फंड रख दिया है और उसके अंदर 25 हज़ार रुपये जो मुतासरीन हम उनको फ़ी घर देंगे और 5 अरब रुपए वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जी हम भी देंगे, तो ये तो टोटल 33 अरब रुपए। इससे बड़ी रकम का वर्ल्ड बैंक ने 34 करोड़ डॉलर यानी कोई 80-90 अरब रुपया तो वर्ल्ड बैंक ने दे दिया। तो पाकिस्तान में जहाँ 73% सैलाब है तो पाकिस्तान की हुकूमतें क्या सोच रही? सिंध गवर्नमेंट ने भी किया है,
बस सभी। लेकिन मैं कहता हूँ ये काफ़ी नहीं है आफ्ताब साहब। मसला ये है कि क्या हमारे मुल्क में कभी किसी ने फ्यूचर प्लानिंग का सोचना भी है कि नहीं सोचना, ये किसको नहीं पता। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। आपने इंडस वाटर ट्रीटी का सुना होगा, 1960 में मुआहदा सिंतास हुआ। ये बड़ी ही खौफनाक और बड़ी यानी बेरहम हकीकत है जिसका मैं आपको जिक्र करने लगा हूँ। 3 दरिया जिनको ईस्टर्न रिवर कहते हैं, सतलुज, रावी और ब्यास, वो हमने दे दिए इंडिया को 1960 के मुआहदे में। उसके अंदर टोटल जो वाटर था वो था कोई 26 मिलियन एकड़ फीट इन 3 दरियाओं का। इन 3 दरियाओं से इंडिया ने 3 डैम बनाए। एक भाखड़ा बनाया, एक थीन डैम बनाया और एक कोर डैम। उन तीनों में उन्होंने 13 मिलियन एकड़ फीट यानी 26 में से 13 मिलियन एकड़ फीट स्टोर करने की कैपेसिटी बना ली। पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर मिले, झेलम, चनाब और सिंध। इसमें इनको मिला 130 मिलियन एकड़ फीट पानी। उन्होंने 26 में से 13 स्टोर किया, हमने 130 में से 13 किया। हमने तरबेला और मंगला बनाए और चश्मा छोटा सा। अब उनका हाल भी मैं आपको बाद में बताता हूँ कि उनके साथ क्या हुआ है कि यानी हमने 130 का 13 स्टोर करने के लिए बनाया, कैपेसिटी बनाई, और उन्होंने 26 में से 13 बनाई। एक एक कतरा वो अपना इस्तेमाल कर रहे हैं। इंदिरा गांधी कनाल चलती है, सारे ही वो जो उनका राजस्थान से गुजरती है और वहाँ लहलहाते खेत हैं। तो मैं कहता हूँ कि देखें, पाकिस्तान के लोगों को, ख़ासतौर पे फार्मर्स को, जो पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं, उनको साल में 2 बार मरना पड़ता है। एक बार फ्लड से, दूसरी बार खुश्क साली से। अभी मैं आपको देखा एक फ्लड है हर तरफ, और मैं कह रहा हूँ कि देखें लोग मर गए हैं, किसान रुल गए हैं, उनकी फसलें बीच में आ गई हैं। लेकिन आप एग्जैक्ट देखिएगा नवंबर में और दिसंबर में और जनवरी के 3 महीनों में ये लोग पानी ना होने की वजह से रुल रहे हों। पानी की शॉर्टेज साथ देगा इनको, ये पानी सारा निकल गया है, ये पानी स्टोर हो सकता था। यहाँ पे आतिफ मियाँ की बात बड़ी शिद्दत से याद आती है कि हमारा बुनियादी अलमिया सिर्फ करप्शन ही नहीं है, इनकॉम्पिटेंस भी है। एग्जैक्टली। वी हैव एटलीस्ट प्रूव्ड टू बी द मोस्ट इनकॉम्पिटेंट नेशन इन द वर्ल्ड। ये देखें कि हमने 130 के साथ वो कुछ किया जो उन्होंने 26 के साथ कर लिया। ये इसमें आफ्ताब साहब देखें, ये एक तो इशू ये है ना कि हमारी नीयत नहीं है, दूसरी ये कि हमारी कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी डेवलपमेंट भी नहीं हुई। यानी हमारे अफसर जो CSP हैं, मैं पहले बात कर रहा था कि सिर्फ इशफाक महमूद साहब एक फेडरल सेक्रेटरी, अभी वसाइल वो लगे जो बेसिकली इंजीनियर थे। अब DMG आगे वहाँ पे लगता है, DMG आता है, वो पहले समझता है 1 साल। अब वाटर सोर्सेज को समझना 1 साल के खेल नहीं है। ये तो 1 साल में आपको वापडा के अंदर के जो उनकी 7 मंजिलें हैं उसके दफ्तरों तक का पता नहीं लगता है कि कौन से कमरे में चेयरमैन का दफ्तर है और कौन से कमरे में मेंबर वाटर बैठता है। तो ये तो समझने की, अब वहाँ पे आपको इंजीनियर चाहिए, बड़े बड़े ठेके हैं। ये मैं कभी और प्रोग्राम आएगा तो मैं बताऊँगा कि पाकिस्तान में जो इस वक्त रिसोर्सेज का के लिए स्टोरेज डैम बन रहे हैं उनके साथ क्या खिलवाड़ हुआ है। इस पाकिस्तान के गरीब लोगों के जेबों से जो पैसा निकल रहा है, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको और भी कोट करता हूँ। अब बिजली के बिलों के लिए लोग रो रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हम 22 अरब रुपया अपने पल्ले से डाल के और 100 यूनिट वाले को हम माफ़ कर देते हैं फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस। इस महीने क्या हुआ? इस महीने में एक ऐसा वाक़या हुआ है जिसकी खबर भी हमने दी, जो किसी और मुल्क में होता तो बहुत सारे लोग इसे उल्टे लटकाए होते। उन्होंने क्या हुआ है कि नीलम झेलम पावर कॉम्प्लेक्स जो है हमारा, जो पावर प्लांट है, उसकी जो टेल रेस टनल है 3.5 किलोमीटर की, वो बनाई थी उन्होंने 50-80 साल की लिमिट के लिए। उसके ये एक टनल है अंडरग्राउंड और उसकी उन्होंने कंक्रीट लाइनिंग की हुई है। तो वो कंक्रीट लाइनिंग गिर गई है, कंक्रीट लाइनिंग गिर गई है और 969 मेगावाट का प्लांट अगले 3 महीने के लिए बंद हो गया। पीक पे चल रहा था और उसके लिए हमारा जो ओवरऑल जो हमारा जो एनर्जी मिक्स है, जो पावर मिक्स है, वो 40-60 रेशो हो जानी थी। यानी हमारी जो तेल से, गैस से और जो दूसरे चीज़ों से बिजली बननी थी वो 60% और 40% पानी से। पानी की बिजली बहुत सस्ती है, यानी 1 टन का फ़र्क आप लगाएं तो लोगों के बिलों में बहुत फ़र्क पड़ना था। अब ये 969 मेगावाट जो इसमें फ्लड वाटर चल रहा था, इसी में उसने चलना होता है। यही तो 3 महीने थे इसको चलाने के, हमारे डैम चलाने के यही तो 3 महीने होते हैं जिसके अंदर इनकी कैपेसिटी फुल चल रही होती है। बाकी तो सर्दियों में पानी नहीं होता, हमारे 7-8 महीने तो ऐसे ही गुजरते हैं। अब ये कौन है, किसने ठेका दिया, किसने चेक किया, किसने प्लानिंग की, कौन कौन लोग थे जिन्होंने इंस्पेक्शन की, जिन्होंने
उसका क्लियरेंस सर्टिफिकेट दिया कि प्रोजेक्ट ठीक बन गया। अब 4 साल बाद गिर गया, 4 और साल नहीं निकाला। उन सबको बुलाकर कोई कौमी अवार्ड्स देने चाहिए हमें। हाँ जी। कुछ तो करें ना ऐसा, ताकि लोग याद रखें भाई आफरीन है इस कौम पे। देखें उन सपूतों को बुलाया गया, और बुलाएं भी 14 अगस्त को। इन्हें 14 अगस्त दूर है, इन्हें 25 दिसंबर को बुला लें, ताकि रूह कायद वो लरज उठे कि हम क्या कर रहे हैं। सर वो मैं बड़ी सारी जो है ना वो हमारी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, मैं उनके नाम भी जानता हूँ लेकिन मैं ले नहीं सकता। बस बता दिया है कि देखें ये पाकिस्तान की कौम के साथ क्या हुआ है। अब गवर्नमेंट चाहे या इदारे चाहे, जो भी चाहे, इसको इन्वेस्टिगेट करे। ये कोई मामूली नहीं वाक़या नहीं हुआ। जी, ये मेहरबानी करें, मुझे तो अगर पता होता तो मैं तो ठक करके नाम ले देता। मुज़मरात से कतई नज़र, कहने में कोई हर्ज नहीं है नहीं कि अभी ये कंपनियां इन्वॉल्व थी। जरा हिसाब किताब करके देख लें। मुझे उन कंपनियों से कोई गरज नहीं है। अच्छा मैं आपको आफ्ताब और मुझे गरज जुल्फकार भाई उन इदारों से है, उन लोगों से है जिन्होंने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया। देखें यही तो मुसीबत है। अब यही नहीं हुआ, जिसने ये काम किया था, जिस कंपनी ने, उसको एक और बड़ा प्रोजेक्ट दिया है। किसी ने सोचा नहीं यार ये क्या कर गया, इससे पूछो तो सही। अब जो उसकी टनल की जो उसकी मुरम्मत होनी है, बहाली, वो भी पाकिस्तान गवर्नमेंट के पैसे, यानी पाकिस्तान गवर्नमेंट के क्या, मेरे और आपके पैसे। तो मेरा क्या गुनाह है? जो प्रोजेक्ट वहाँ पे, जो प्रोजेक्ट की जो टोटल जब वो बन रहा था तो 30-32 अरब लागत थी, वो अभी 160 में भी क्लोज नहीं हो रहा। नहीं नहीं, यहाँ पे मैं कतई कलामी भी कर रहा हूँ और अपनी राय देना बहुत ज़रूरी समझता हूँ कि गुनाहगार असल में हम हैं, किसी का कसूर नहीं है। बुनियादी गुनाहगार हम हैं। हमारे बाद जो है वो सर्टिफिकेट देने वाला इदारा है, और उसके बाद वो बनाने वाला। हमारा कसूर आप पूछेंगे क्या है? खामोशी, एपथी। एपथी की सज़ा इसी तरह मिलती है, और ये सज़ा दहाइयों की नहीं होती, ये सेंटेंस सदियों पे मुहित होता है। जुल्फकार भाई इंडिया ने भी पानी छड़िया। ये तो कंस्पिरेसी थियरी है ना कि इंडिया ने पानी छड़ दिया। अच्छा मैं आपको बताऊं, नहीं आम लोग कहते हैं जी अच्छा इंडिया- नहीं, अच्छा इंडिया जो है ना, देखें ये, वो हमें डबोने के लिए नहीं छोड़ता, अपनी मजबूरी को छोड़ता। अच्छा वो पता क्या है, देखें इंडिया का पानी छोड़ना जो है ना, इंडिया के पास पानी छोड़ने का सिर्फ 3 दरिया हैं, रावी, सतलुज में सतलुज, रावी और ये हमारा चनाब। जनाब, जिन 3 दरियाओं में पानी छोड़, अच्छा पानी छोड़ कहाँ से देगा वो तो हमें एक कतरा, मोदी पता क्या कहता है, नरेंद्र वो तो मोदी ये कहते हैं कहता कतरा है, नहीं दो। वो कहता है कि हम तुम्हें एक कतरा नहीं देंगे अपने हिस्से का, हम इस तुम्हें प्यास से मारेंगे, गोली से नहीं मारेंगे। अच्छा मैं ना अब थोड़ा सा लोगों के बताने के लिए ना कि ये इंडस वाटर ट्रीटी अक्सर में है, मुआहदा सिंतास क्या है, लोग ना बेचारे लाइल्मी में ना बेशुमार चीज़ें करते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि रावी सतलुज ब्यास का हमने उनको दे दिया 1960 की अयूब खान के दौर में। उसके अंदर उन्होंने हमें लिमिटेड यूजेज इन 3 दरियाओं का दिया हुआ है, 44,800 क्यूसिक पानी हमें पाकिस्तान को वो देंगे। ये वो वाले 3 नाले हैं जो उनके अपने हैं। जो उनके अपने दरिया हैं। इनमें 3 नाले हैं, ओज, तरनात, बसंतर, बही, 4 नाले हैं रावी की ट्राइब्यूटरीज जिन्हें कहते हैं। अच्छा जो हमारे दरिया हैं, जिनको मैं कह रहा हूँ चनाब, झेलम और सिंध, जो हमारे दरिया होते थे, जो हमारे दरिया नहीं, वो हैं हमारे, वो ये हैं। होते थे। वो हमारे मैं पास- कहता हूँ हाँ, होते थे। अच्छा अच्छा समझने की कोशिश करें कि लोअर रैपेरियन होते हाँ, हुए हाँ। हमने चूंकि नाकबत अंदेशी की। अब वो आप देखें तो आज का सिंध, ये वो माइटी इंडस है जिसका हम तस्करा पढ़ते नहीं, हैं माइटी किताबों में? इंडस, देखिए माइटी इंडस तो लोग दुनिया भर में जब सुनते हैं और सवाल करते हैं। एक बार मैं कहीं से ट्रैवल कर रहा था, ये पर तो मेरे साथ सीट पे एक इंजीनियर बैठे थे, ऑस्ट्रेलिया से थे। तो मुझे हम माइटी इंडस से गुजरे, हम अटक से। तो उसने मुझे कहा कि कौन सा दरिया है, मैंने कहा जी इंडस। माइटी इंडस, यस। तो कहते इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि द नेशन हैज़ अ माइटी इंडस एंड स्टिल क्राइंग। एंड उसने कहा कि ये हैरानगी की बात है कि 40% अंडर द पॉवर्टी लाइन इस मुल्क के, इस कौम के जिसका माइटी इंडस मालिक है, जिसके वो, तो ये एक हैरानगी की बात। अच्छा मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है आफ्ताब, उसमें हमने ये किया था कि हमने घरेलू इस्तेमाल की, यानी जो डोमेस्टिक यूजेज होते हैं ना पानी के, उसकी उनको इजाज़त है वेस्टर्न रिवर्स पे, जो जिनकी हम मालिक हैं, चनाब, झेलम और सिंध। उसके बाद हमने इनको 13,47,000 एकड़ रकबे को सैराब करने की इजाज़त भी दी है, ये लिख के दिया हमने। इसके अलावा हमने उनको अनलिमिटेड बिजली का रन ऑफ द रिवर, यानी पानी स्टोर नहीं कर सकते लेकिन बिजली बना के पानी हमें हमारे दरियाओं में वापस दे देंगे। लेकिन उन दरियाओं के लिए और ज़रूरी इस्तेमाल के लिए हमने उनको 2.85 मिलियन एकड़ फीट स्टोर करने की भी इजाज़त दी है। अभी तक उन्होंने हमारा पानी स्टोर नहीं किया।
अभी उनके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है कि हमारे पानी को स्टोर करें फॉर द एग्रीकल्चर यूजेज और फॉर द हाइड्रो पावर जनरेशन। अभी उन्होंने ये नहीं किया। उसके बाद हमने उनको ये किया कि जो उस वक्त प्रोजेक्ट चल रहे थे उनके मुआहदा सिंताज से पहले के 15 मेगावाट तक, हमने कहा कि ये जितने मर्जी बना लो, इसकी तुम्हें इजाज़त है। इस तरह से हमारा उनसे पहला तनाज़ा बना सलाल पे, जब 1970 में सलाल डैम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना तो हमारा पहली बार उनसे तनाज़ा हुआ। हमने उनसे कहा कि भाई ये डैम आपका हम नहीं मानते, ये इसकी हाइट ज़्यादा है, उसकी और टेक्निकलिटीज़ हमने कहा। लेकिन 1978 में जब जनरल ज़ियाउल हक साहब आए तो उन्होंने गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उनको कहा कि इंडस वाटर कमीशन को कहा कि तुम साइड पे हो जाओ, हम खुद हल करेंगे। तो जब हल करने की बारी आई तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट उन्होंने इसको सॉल्व कर दिया। उन्होंने कहा जी कि उन्होंने डैम की हाइट 30 मीटर से कम कर 40 मीटर से कम करके 30 मीटर कर दी है। अब ये 30 मीटर कम करना जो था, पाकिस्तान की हुकूमत उस वक्त समझ रही थी कि हमने एक मामला Achievement कर ली। अचीवमेंट कर ली बड़ी। लेकिन ये ब्लंडर था, ये ब्लंडर वो था जिसके बाद इंडिया को बगलीहार, किशन गंगा जैसे बड़े हाइट के डैम बनाने की एक लाइसेंस मिल गई। उससे पहले तमाम मकबूजा कश्मीर में, कश्मीर के तमाम इलाकों में लो लेवल डैम थे। तो जब हमने लिख के दे दिया और उसके ऊपर एग्रीमेंट कर लिया आउट ऑफ द इंटर वाटर ट्रीटी, मुआहदा सिंता से हट के एक एग्रीमेंट कैसे हो सकता है? तो इसके ऊपर उस वक्त इंजीनियर से इनको कहा भी कि यार ये कर दें। एक वाक़या मैं आपको और बड़ा आंखें खोलने वाला सुनाता चलता हूँ। किशन गंगा का नाम आपने सुना होगा, किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जी। ये दरिया झेलम पे बना है। दरिया झेलम की ट्राइब्यूटरी जो नीलम है वो पीछे मकबूजा कश्मीर में किशन गंगा कहलाती। जी जी तो किशन गंगा रिवर पे जब ये बनाया तो हमने इसको डिस्प्यूट कर दिया, हमने कहा कि नहीं बन सकता। अब हुआ ये कि हमने 1988 में जब हमारा ये नीलम झेलम और किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, ये दोनों एक दूसरे की एक ही जगह पे बन रहे थे, यानी एक ही दरिया पे बन रहे थे। तो हमने कहा कि इंडिया को ये किशन, उस वक्त वाटर कमीशन जो था हमारा, पता नहीं कौन होगा, उसने कहा कि इसको हुकूमत को कहा कि आप इस पे काम शुरू कर दो ताकि इंडिया को किशन गंगा की जस्टिफिकेशन ना मिले। हम कहेंगे कि आप हमारा पानी मोड़ के नहीं ले जा सकते, हमारा प्रोजेक्ट इफेक्ट होगा। इसको उन्होंने कुछ नहीं किया और 2007-8 में इसका ये क्या सन क्या था उस वक्त? ये 88 1988 1988 जमात अली शाह वाज द मैन देयर। नहीं, जमात अली शाह। अच्छा, मैं कमीशन में आप थे। जमात अली शाह की देखें, अब बातें सामने की और है, पीछे की और है। जमात अली शाह को मैं जानता हूँ, और भी कमिश्नर्स को जानता हूँ, सबको। आपको असल वाक़या बताऊँ क्या हुआ? ये जमात अली शाह का नाम क्यों, ये क्या हुआ क्या था? ये उसको ये क्यों पहली बार में, गिनी पिग क्यों बनाते हैं? यस, ये बात अब खबर है। ये जमात अली शाह और कमाल मजीदुल्लाह, कमाल मजीदुल्लाह वाज अपॉइंटेड बाय दी आसफ अली जरदारी उसका दोस्त है। एज ए वाटर सोर्स। ये लंदन से उनको लेके आए थे। ये कहते थे कि ये वाटर सोर्सेज के या वाटर सेक्टर के एक जर्नलिस्ट हैं, तो इसको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का स्पेशल असिस्टेंट लगा दिया। अब हमारा किशन गंगा का केस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में वर्ल्ड बैंक की जा रहा था। तो उस वक्त जाते हुए उन्होंने कहा कि हमने एक वकील करने हैं जो कमाल मजीदुल्लाह के लंदन में दोस्त थे, कराची के रहने वाले थे, पारसी थे। अब वो फौत हो गया, अल्लाह उनको जनरल नसीब करे, जो भी। तो उन्होंने कहा कि इसको वकील करना है। जमात अली शाह ने कहा कि ये बंदा नया है, ये हमें इंडिया के सामने मरवा देगा, इसको ना लाएं, ये नहीं लग सकता। हमारे पास वुडवर्थ है और एक और था, उसका नाम मुझे भूल गया है। ये वो इंटरनेशनल वाटर रिसोर्सेज के और डिस्प्यूट्स के बहुत आला वकील है, हम इनको लाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये लाओ। जमात अली शाह वाज रिफ्यूज, उन्होंने कहा मैं नहीं लाऊंगा, आप जो मर्जी कर लो। फिर पाकिस्तान के इदारे भी और पाकिस्तान की हुकूमत, उस वक्त वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर थे राजा परवेज अशरफ, तो उन्होंने उसको ब्रीफिंग दी कि राजा साहब ये देख लें, मैं कुछ नहीं कर सकता। राजा साहब ने उनको चुप करके कहा आप करते रहो अपना काम, कोई परवाह नहीं है, पाकिस्तान पहले, बाकी बात देखेंगे। उस वक्त कमाल मजीदुल्लाह ने शोर मचा दिया और उसने आसफ अली जरदारी को कहा जी ये बंदा मुझे काम नहीं करने दे रहा, तो मैं काम करना चाहता हूँ, ये मुझे काम नहीं करने दे रहा। तो जरदारी ने परवेज अशरफ को कहा कि इसको निकाल दो। तो जमात अली शाह को इस जुर्म में कि उसने वकील नहीं लगाए ओए उनके कहने पे, जिसकी करोड़ों डॉलर फ़ी थी, तो जमात अली शाह को 1.5 साल पहले OSD कर दिया गया। बाद में मुख्तलिफ जगह से उसके खिलाफ कंपेन चली। देखें आपकी तारीख में क्या क्या कुछ हुआ है। ये वो वाली हकीकतें हैं जनाब।
अब जमात अली शाह जैसा, मैं आपको ऑनेस्टली कह रहा हूँ, मैं एज ए मुझे तो उसने बहुत इम्प्रेस किया था, ही केम टू माय ऑफिस वन। ये मैं आपको बिल्कुल, अभी वो पिछले हफ्ते वापस चले गए हैं, वो छोड़ गए पाकिस्तान, वो हाँ। अपने फैमिली के साथ, उनकी फैमिली उधर थी, वो पाकिस्तान के लिए इंडिया के साथ लड़ रहे थे। वो पाकिस्तान को ऊंचा, जब तक जमात अली शाह कमिश्नर था, इंडिया को जरूरत नहीं थी कि किसी प्रोजेक्ट को वो ऐसे ही बगैर दिखाए। अब रतले भी बन रहा है, अब उनका लोअर कलनाई भी बन रहा है, अभी और भी प्रोजेक्ट उन्होंने पाकिस्तान के हवाले किए हुए हैं। महरली शाह जो कमिश्नर है वो भी लड़ रहे हैं, वो भी वो उसी तरह के आदमी हैं। लेकिन मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है, ये इस तरह की ब्लंडर्स हैं, आप इंडिया को नहीं रोकेंगे ना। देखिए इंडिया को आपके आपने, आपके सामने तो है पाकिस्तान की हुकूमत अच्छा अब 9 अप्रैल से क्या कर रही है। अब आफ्ताब साहब, मैं आपको बताऊं, एक तरफ तो ये है ना कि मैं इंडिया को ब्लेम करता जाऊं, ये बड़ा इजी है, मैं कहूँ कि ये इंडिया कर रहा है, इंडिया कर वो रहा तो है। अपना इंटरेस्ट देखेंगे। ये क्यों ना देखें? बाबू साहब ने एक सवाल किया कि इंडिया ने पानी छोड़ा। इंडिया ने पानी नहीं छोड़ा, इंडिया के पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है जहां से वो पानी छोड़ के पाकिस्तान में फ्लड कर दे। वो कोई ऐसी, उनके पास देखिए प्याला है तो इसमें से पानी छोड़ेंगे, नीचे जाएगा ना, तो उनके पास कोई डैम है नहीं। चनाब में उन्होंने इस साल 2,71,000 क्यूसिक छोड़ा, आज से 15 दिन पहले, जिसकी उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो पेशगी सैलाब के इतला का एग्रीमेंट है उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करते हुए पाकिस्तान को बता दिया। लेकिन ये एग्रीमेंट वायलेटेड है। जब 35,000 क्यूसिक आता था, ये जमात अली शाह के दौर की बात कर रहा हूँ, जब 35,000 क्यूसिक चनाब में आता था अखनौर के पुल से क्रॉस करते ही, तो वो 35,000 की इंटीमेशन में देते थे। इस बार उन्होंने हमें 2,71,000 क्यूसिक, उन्होंने कहा हम नहीं बताते, एक्सेप्शनल हाई फ्लड होगा तो बता देंगे, वरना नहीं बताते। उस 2,71,000 का क्या नतीजा निकला कि मराला से तो इजीली पास ऑन हो गया वो, लेकिन नीचे वहाँ पे खानकी पे कादराबाद और कादराबाद पे और त्रिमू त्रिमू। तक, जंग तक, वो सारी हमारी फसलें ले गया, अंदर कच्चे में जो लोग थे उनको भी ले गया, जानवर भी ले गया। तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान, सारा ब्लेम इंडिया पे नहीं, पाकिस्तान ने अपने साथ क्या किया, मैंने कहा ना कि उन्होंने 26 में से 13 स्टोर कर लिए और हमने 130 में से 13 की। तो अब भी वो मंगला खाली पड़ा है आफ्ताब साहब, मंगला में 7.7 की गुंजाइश है, वो 3.1, वहाँ बारिश ही नहीं हुई, वहाँ बारिश नहीं हुई, डैम खाली पड़ा है, कैशमेंट नहीं है वो। कैचमेंट नहीं है, वहाँ बारिश नहीं हुई इस साल। सही। तो अभी हम उसको भरेंगे नहीं, मुझे नहीं लगता ये भरेगा। तरबेला में बारिशें बेइंतहा हुई हैं, वो भर गए और हम कह रहे हैं कि 7 लाख क्यूसेक हम मजबूरन छोड़ रहे हैं। काबल का 3 लाख 4 लाख इधर से, और मिल मिला के 7 लाख चश्मा पे और कालाबाग पे और फिर तौंसा पे और सखर तक जो है वो तबाही फेरता रहे। तो क्या यानी ये क्या प्लानिंग है, ये रोने धोने वाली बातें हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ हाथ हो रहा है, हो गया है। और अगर नहीं रोकेंगे, इनका हाथ नहीं पकड़ेंगे तमाम इदारों का, यानी मैं पॉलिटिकल लीडरशिप को नहीं कह रहा, सभी को कह रहा हूँ कि यार जन्म शरफ के दौर में एक और छोटी सी खबर सुन लें, कालाबाग डैम बन जाता तो काबल का जो आज फ्लड आया है ये नीचे चश्मा में जाता ही नहीं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल बिल्कुल। 6.1 MF है तो 3 काबल का क्या कर लेता हमारा, कोई मसला ही नहीं था। तो आप छोड़ देते तरबेला का सारा पानी, वो भी वहीं स्टोर होता। अगर स्टोर, फिर हम आस्ता आस्ता उसको रिलीज कर, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी थी सिंध तक के कोई फ्लड नाम की चीज़ भी है। तो ये बातें बड़ी खौफनाक हैं। मेरा सवाल है टेक्निकली, जी हाँ। जितने इस चीज़ को, इस मामले को मैं समझता हूँ, मैं जमात अली शाह साहब के साथ बड़ी लंबे सेशंस लगा चुका हूँ। एक सलमान साहब होते थे, वो अब नज़र नहीं आते कहीं। तो देखें, इस डैम की तामीर में सबसे बड़ी मुखालफत की हिंद ने, दूसरे नंबर पर थे केपी वाले, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, तीसरे नंबर पे पंजाब साउथ के वडेरे। जी हाँ, आज सबसे ज़्यादा इफेक्ट कौन हो रहा है? वही है सारे। साउथ। ये है मकाफात अमल, अच्छा, जन्म शरफ के ये दौर, है कारमा। जन्म शरफ के दौर में मुझे एक वापडा के साबिक एक मेंबर ने ये कोट किया है कि हमें प्रेसिडेंट हाउस बुलाया गया कि जी हमने कालाबाग डैम की संगे बुनियाद रखने की तारीख तय करनी, कि जन्म शरफ ने ये डिसाइड कर लिया कालाबाग बनेगा, जो मर्जी कर लो। उसने बड़ा कुछ डिसाइड किया हुआ अच्छा, था। अब वो गए वहाँ पे, पंजाब के, साउथ पंजाब के नहीं, नॉर्थ पंजाब के एक बड़े पॉलिटिशियन गए, उन्होंने कहा जनाब हमारी हुकूमत है सिविल, ये तो सिंध हमारे पीछे पड़ जाएगा, हम जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे, ये कालाबाग का नाम ना लें। तो वो सारी वापडा की टीम को कहा कि पहले 8 बजे का बुलाया हुआ था, पहले कहा जी 12 बजे मीटिंग है, फिर कहा जी 3 बजे मीटिंग है, और शाम 6 बजे उनको कहा कि आपको दोबारा बुलाएंगे। सिंध से ये भी सर ओवर सिंप्लीफाई हम नहीं कर सकते। सिंध क्यों बेयकीनी का शिकार है? उसकी सिंध एतबार नहीं करता उसकी वजह है, पंजाबियों का। बिल्कुल, आप उसकी वजह। पाइपें डालकर पानी चुराते रहे हैं, ये वजह है। पकड़े गए थे ना पाइप्स,
ये देखिए, अभी अभी रिसेंटली 3 महीने पहले की बात है, कमीशन बना था, इरसा ने बनाया, बल्कि ये खुर्शीद शाह साहब ने बनाया। उसमें दोनों सूबों के एक्सपर्ट्स भी गए, इंजीनियर्स भी गए, और ये वो रिपोर्ट जो है ना, उन्होंने अभी शाह साहब ने रखी हुई है अपने पास। अब ये रिपोर्ट ओपन होनी चाहिए ना, कि तौसा बराज से निकलने वाला पानी गुद्दू पे जाके कम क्यों हुआ। यानी बीच में कोई नहर नहीं है, ना पंजाब की ना सिंध की, तो ये कम क्यों हुआ। अच्छा, इसकी रिपोर्ट, यार आफ्ताब साहब, मैं तो सर पकड़ के बैठ जाता हूँ कि पंजाब कहता है जी कि बलूचिस्तान का पानी सिंध चोरी कर रहा है। तो पंजाब हुकूमत के ये वजीर जो आजकल खजाना के हैं, मोहसिन लगारी, उस वक्त तो इरिगेशन के अब तो वो मिनिस्टर। शुरू हो गया, अब तो कर रहे अच्छा, हैं मैंने उसके कहा लगारी साहब, आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने की लाहौर में, तो कहने लगा जी सिंध, उस वक्त सिंध और इनकी आपस में लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा जी सिंध जो है वो चोरी कर रहा है पानी। मैं कहा मुझे बताएं, आपका सखर बराज पे, गुद्दू बराज पे और कोटी बराज पे पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट के जो वहाँ पे एसडीओ होते थे, वो पिछले 2 साल से नहीं है, जो मीटर्स लगा के चेक जो करते हैं। चेक करते थे पानी आपको किधर पता जा है रहा एक है। मीटर होता है जो मैं check क्या, आपका ओवरसीयर बैठा है, एक ही ओवरसीयर तीनों बराजों पे घूम फिर के, वो भी मैं क्या लाहौर में होता है, मैं आपको असल खबर दूं, क्यों उसके वो- पास पैसा इतना है कि वो लाहौर में ही रहना वो चाहिए। जाता ही नहीं। मैं क्या, आपने एसडीओ लगाई नहीं वहां, जिन्होंने ये बताना है, कंफर्मेशन देनी है पंजाब को कि पानी किसने चोरी किया है। तो सिंध आप पे इल्जाम लगाते हैं, उसको आपके पता पास नहीं क्या मीटर काउंटर कहते हैं, एक नाम है सम मीटर। टेलीमीट्री होती है। जी जी हाँ। जी जी, टेलीमीट्री। टेलीमीट्री तो वो है ना कि जो आप डेटा जो है डिस्टेंस से, वो डिस्चार्ज का डाटा होता है। उस असल में आज भी वो एक लोहे का एक इतना सा गोला होता है, वो डालते हैं और रस्सी से लटका वो के। जो फ्लश के अंदर होता है। हाँ। अच्छा, मैं अब मुझे खबरें याद आई आफ्ताब साहब, मैं अब क्या करूं, मैं कह रहा हूं कि मैं आपको खबरें दूं। अभी 6 महीने पहले पाकिस्तान में ये बात है फरवरी या मार्च, फरवरी मार्च में हमारी गंदम की क्रॉप पूरे अरूज पे थी, यानी उसकी पकाई और आखिरी पानी लगना था। इरसा ने कहा कि हमारे पास 2 लाख एकड़ फीट पानी तरबेला में पड़ा है, तो हम आखिरी पानी दे देंगे। जब उन्होंने डैम से पानी रिलीज किया, तो अगले दिन पानी नीचे रेत को टच कर गया, यानी रेत आ गई नीचे। उन्होंने कहा पानी किधर गया 2 लाख एकड़ फीट। तो उन्होंने कहा कि जी 2 लाख एकड़ फीट पानी तो है ही नहीं। तो इरसा ने कहा कि हमारे पास तो पिछला जो रेटिंग टेबल वापडा ने हमें दिया था उसके मुताबिक तो 2 लाख एकड़ इसमें होना चाहिए। तो उन्होंने कहा जी मिट्टी आ गई। तरबेला की बात है और पानी उनको 2 लाख एकड़ फीट किसानों को नहीं मिला। तो पता चला कि वापडा ने जो हर साल रेटिंग टेबल देना होता है, वो ही ना पिछले किया। साल दिया ही नहीं, और इरसा ने उससे पिछले साल की रेटिंग टेबल पे तकसीम कर दी। शॉर्टेज थी उनकी 27% में कम करके पंजाब सिंध को 20% दी। अब नतीजा क्या निकला, नतीजा आफ्ताब साहब कहता क्या निकला, आखिरी पानी लगा ही नहीं। किसानों को पंपिंग का खर्चा बढ़ा था, यूरिया पहले कम डाली हुई थी, डीएपी मिल नहीं रही थी, तो 10 लाख टन कम हुआ। गंदम की पैदावार मजीद कम हो गई। और अब इम्पोर्ट करेंगे कितने पैसे लगेंगे, $1 अरब, जिसके लिए IMF के पास हम धक्के खा रहे हैं। सिर्फ पानी में उस वक्त के चेयरमैन वापडा को, जनरल साहब को पूछना चाहिए कि जनाबे वाला, ये रेटिंग टेबल जो हर जनरल साल, मुजम्मल। जनरल मुजम्मल थे, तो रेटिंग टेबल जो हर साल पिछले 40-50 साल से आप दे रहे हैं अक्टूबर में, तो मार्च तक क्यों नहीं दिया। नहीं, वो तो बड़ा कॉम्पिटेंट चेयरमैन था। कॉम्पिटेंसी की तो मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ओए होए होए। ठीक है ना। कॉम्पिटेंट थे तो फिर मुझे बता दें। मैं कह रहा हूँ कि $1 अरब की पाकिस्तान के गरीब आवाम को गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। पानी अचानक उनको पता ही नहीं चला इरसा को। और मैं इसका एविडेंस मेरे पास मौजूद है। वापडा से मैंने इसकी वर्जन लेके खबर दी थी कि जनाब बताओ क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा जी कि वो हम ना अभी तैयारी कर रहे हैं। और वो भी जो मैं बता रहा था, वो रस्सी लटका के, ये रस्सी लटका के सर्वे था तरबेला का। तरबेला का सर्वे हुआ नहीं हुआ, ओए होए। GM तरबेला को पूछना चाहिए, वापडा के चेयरमैन को पूछना चाहिए, मिनिस्टर वाटर सोर्सेज मुनसलाई को पूछना चाहिए। मकसद ये है कि जनाब ये पाकिस्तान के अवाम का क्या कसूर है। सैलाब उस वक्त पानी नहीं था तो गंदम को सोका, ये किधर जाएंगे हम, किधर है आज़ादी। आप कहते हैं हमारी मुआशी आज़ादी होगी, IMF, आप 100 साल आज़ाद नहीं हो सकते, 900। आप कभी भी आज़ाद नहीं हो सकते अल्लाह रहम जब करे। तक आप अपनी नीयत को, अपनी डायरेक्शन को ठीक नहीं करेंगे। अगर मेरे जैसे रिपोर्टर को पता है कि जनाब ये चीज़ें गलत हैं और इन चीज़ों पे हमें काम करना है, तो क्या इतने बड़े जो प्लानर्स हैं जो 550 अरब की तनख्वाहें ले रहे हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट से, उनको नहीं पता कि हमने कैसे पाकिस्तान चलाना है। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਔਰ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਜਿਹਾ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ। गाना आज मेरा ख्याल है रहने दें, क्योंकि इसके बाद तो मातम करने को दिल चाहता है, लेकिन कोई बड़ा रोने धोने वाला गाना, ओबिचरी, इन तमाम लोगों की ओबिचरी के तौर पे कोई दुखी सा गाना अगर है तो
अली अवैस से रिक्वेस्ट करें कि भाई जो आपने सुनाना था वो ना आज सुनाएं, जो आपके पास सबसे ज़्यादा ट्रैजिक, रुला देने वाला, अलमनाक गाना है वो सुनाइए। जी सर। दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, 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 सहारा दे के छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। न मंजिल है न मंजिल का निशान है, न मंजिल है न मंजिल का निशान है, कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी ने, कहाँ पे लाके छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ, मैं उन शीशागरों से पूछता हूँ कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, कि टूटा दिल भी जोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। कफस की तीलियां रंगीन क्यों हैं, कफस की तीलियां रंगीन क्यों हैं, यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने, यहाँ पे सर को फोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने। चमन में बाखुदा शबनम नहीं है, यहाँ दामन छोड़ा है किसी ने, यहाँ दामन छोड़ा है किसी ने, दिले उम्मीद तोड़ा है किसी ने, सहारा दे के छोड़ा है किसी